सो इंडियन रिसर्चर्स रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ वाई द वेस्टर्न कंट्रीज आर टेकिंग अस। सो जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे लॉजिक ये है बिकॉज इन इंडिया वी डू नॉट गेट। हिंदुस्तान में बच्चे कई ऐसे हैं यूथ जो पीएचडी करने से कतराते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं कि गाइड जो है वो गाइड ना करके वो अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो थोप देता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो अपना काम खुद नहीं करते, वो अपने स्टूडेंट से करवाते हैं एंड देन द स्टूडेंट डज नॉट इवन गेट क्रेडिट इन द पब्लिकेशंस और द पेटेंट्स एंड एवरीथिंग। जी जी। तो अच्छा, तो ये मंडीकरण हो चुका है। बिल्कुल रिसर्च पेपर लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर के नाम पे, बाजार में बोलियां लग रही हैं। कमोडिटी बन चुकी है कि जो इंसान पिछले 15 साल से अल्जाइमर्स पे रिसर्च कर रहा है वो एकदम से कैंसर पे कहाँ से शिफ्ट हो गया। इन एकेडमिक पिम्प्स का इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है राइट। और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें लोग ऐड कर रखे हैं और उसमें जो लोग ऐड किए हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इवन वाइस चांसलर लेवल तक के लोग जो आगे प्रमोशंस के चक्कर में इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और इनका फर्जीवाड़ा चली जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग अ पेपर, सो मैं अपने गाइड का तो नाम डालूंगा बट मेरे गाइड के अगर फ्रेंड्स हैं आगे तो मुझे बोला जाएगा कि इनका भी नाम डाल दो। टर्न इट इन नाम का एक सॉफ्टवेयर है आजकल, मतलब आगे तो ये होता था कि उसमें इतने परसेंटेज अगर प्लेजरिज्म है तो आपकी जो थीसिस है वो नहीं मानी जाएगी, आप रीसबमिट करेंगे। लेकिन आजकल उस सॉफ्टवेयर के साथ उसकी रिपोर्ट के साथ भी छेड़खानी की जाती है और गाइड ही करवा देता है। उस पर आप क्या करेंगे? Like one nation, one subscription, where government is bearing the publication charges for open access papers. न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिनव आनंद। ये एक बहुत ही यंग साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत काम किया है और काम जो है बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हुआ है। 5 किताबों के ऑथर हैं। आइए इनसे आज बात करते हैं रिसर्च से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं जनाब आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आप इतने यंग रिसर्चर हैं, इतना कुछ आपने अचीव किया, सो आपको क्या लगता है आपके चश्मे से कि इंडिया में एक रिसर्च का और रिसर्चर का कितना स्कोप है? मैम, इंडिया इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंट्री, तो रिसर्च का स्कोप तो बहुत है एंड सब्सिक्वेंटली रिसर्चर्स का बहुत स्कोप है। बट कहीं ना कहीं हम अपने एकेडमिक बर्डन्स के अंडर या अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज रिसर्च नीड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इनपुट जो शायद एक ग्रोइंग इकोनॉमी में डिफ़िकल्ट है। सो इंडियन रिसर्चर्स रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ वाई द वेस्टर्न कंट्रीज आर टेकिंग अस। सो जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे लॉजिक ये है बिकॉज इन इंडिया वी डू नॉट गेट दैट मच ऑफ फाइनेंस। अभी रिसेंटली बहुत अच्छी अच्छी कुछ पॉलिसीज आई हैं लाइक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वेयर गवर्नमेंट इज बियरिंग द पब्लिकेशन चार्जेस फॉर ओपन एक्सेस पेपर्स। सो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं बट बहुत धीरे हो रही हैं, सो इट इज़ टेकिंग टाइम। जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, यू गो टू यूरोप, यू गो टू यूएस, यू गो टू यूके, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे फाइनेंशियल इनपुट्स मिलते हैं टू कंडक्ट गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च। डॉक्टर आनंद, आपने रिसर्च की, आप द पैन इंडिया घूमे होंगे, आपने रिसर्च की होगी, आपने रिसर्च पेपर्स लिखे, किताबें लिखी। एज अ यंग रिसर्चर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? मैम, चैलेंजेस में तो सबसे पहला वही है, अगेन आई विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स, क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा एक ड्राइविंग फैक्टर है फॉर अ गुड रिसर्च। क्योंकि रिसर्च के लिए यू नीड एक्सपेंसिव केमिकल्स, यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज, यू नीड अ लॉट ऑफ गुड इक्विपमेंट, सो एवरीथिंग नीड्स फाइनेंशियल इनपुट। जबकि एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में उतना फाइनेंशियल इनपुट आता नहीं है। इफ़ यू गो टू सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट लैब्स like CSIR, you go to CDRI, you go to DRDO, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, बट इन रेगुलर इंस्टीट्यूट्स दोज फैसिलिटीज़ आर वेरी हार्ड टू फाइंड। सो जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर नॉट जनरली एक्यूरेट, उनकी वैलिडेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड दैट इज़ वाई जो पेपर्स रिट्रैक्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं ज़्यादा, बिकॉज द डेटा दैट वी जनरेट वो कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूसिबल ही नहीं होता। इफ समवन कंडक्ट्स द सेम रिसर्च यूजिंग आर मेथोडोलॉजी तो उनको वो रिजल्ट मिलते ही नहीं है बिकॉज समवेयर में भी केमिकल की प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ इक्विपमेंट की, कुछ ह्यूमन एरर की, सो उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी सर, एक और क्वेश्चन है रिसर्च से ही जुड़ा हुआ आपसे पूछने जा रही हूँ। हिंदुस्तान में बच्चे कई ऐसे हैं यूथ
जो पीएचडी करने से कतराते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं कि गाइड जो है वो गाइड ना करके वो अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो थोप देता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं ना वो इस चीज़ के ना विक्टिम बने हैं, जो उनका इंटरेस्ट होता है वहाँ से हटा के अपने फील्ड में घुसेड़ देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट के एंड से ही। लाइक आई वाज अ पीएचडी स्कॉलर माई सेल्फ अ फ्यू ईयर्स अगो, सो आई वाज हेवली डिपेंडेंट अपॉन माई गाइड। मैं उनके पास रोज़ जाता था कि सर बताओ क्या करना है, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मुझे उतना पढ़ने का था ही नहीं कि मैं ढूंढूं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो आई जस्ट वेंट टू माई गाइड, उनसे पूछा कि क्या करूँ, तो ऑब्वियसली ही विल टेल मी कि क्या करूँ। सो बिकॉज स्टूडेंट्स नाउ अडेज दे लैक ओरिजिनलिटी इन देयर आइडियाज़। एक टाइम पे मैं भी उसी स्टेज पे था, सो मे बी दैट इज़ वाई द गाइड्स एलोकेट देयर इंटरेस्ट ऑन देम, कि मुझे गाइड करना तो मैं अपने हिसाब से दे एलोकेट देयर प्रोजेक्ट्स टू देम। बट इसमें एक डार्क साइड ये है कि कुछ जगह पे स्पेसिफिकली विद द मास्टर स्टूडेंट्स इट हैपेंस। सो मैम यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है स्पेसिफिकली विद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अगर वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में गाइड के अंडर हैं और उनका गाइड अभी पीएचडी परस्यूइंग है, सो द गाइड विल ट्राई टू गिव हिज और हर वर्क टू द स्टूडेंट। जी। तो वो अपना काम खुद नहीं करते, वो अपने स्टूडेंट से करवाते हैं, एंड देन द स्टूडेंट डज नॉट इवन गेट क्रेडिट इन द पब्लिकेशंस और द पेटेंट्स एंड एवरीथिंग। जी। सो वो एक प्रॉब्लम है, काफ़ी जगह पे है। एंड सेकेंडली एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में एक प्रेशर है सब फैकल्टी पे, ऑन द हेड्स, ऑन द फैकल्टी मेंबर्स, जिसको हम पब्लिश और पेरिश का नाम देते हैं कि यू पब्लिश दिस अमाउंट ऑफ पेपर्स इन अ ईयर, तभी आपका अप्रेजल होगा, तभी इंक्रीमेंट होगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी, वरना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, अदरवाइज यू आर नो वन टू देम। जी। तो अगर आप साल में कुछ 4, 5, 6, 7 पेपर्स नहीं निकाल रहे हो, then you are not considered as a good researcher। जबकि रिसर्च के लिए पेपर्स आर नॉट अ पैरामीटर। आप रिसर्च करो, आप चाहे साल में एक ही पेपर लिखो, बट दैट पेपर शुड बी relevant, that should be relevant, that should be useful to the society, right? So that is there। ये चीज़ रहती है। तो सर जो अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर आनंद की पब्लिकेशन प्रेशर रहता है कि पैरिश और प्रोवाइड, है ना, तो उस सब के चलते कुछ लोग जो है वो फ़ोन घुमाते हैं 10 जगह पे, वहाँ पे टाउट्स बैठे होते हैं, 2000 दे दे मैं तेरा पेपर निकलवा देता हूँ, स्कोपस में करवाना है तो मैं 50,000 लूँगा, 40 लूँगा, मैं 25 में, तो वहाँ चिल्लम चिल्ली मार्केट लगी हुई है, वो अलग ही लेवल की गेम चल रही है। तो ऐसे लोग जो हैं अनएथिकल प्रैक्टिस में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा इतना टाइम, क्वालिटी टाइम। तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्रीपिंग कर गई हैं, उस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? सो मैम ये जो पब्लिकेशंस का प्रेशर है फैकल्टी पे या स्टूडेंट्स पे, उसके कारण ही ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इन 2025 फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ था टू मैरी ब्रंको, बट शी हैड ओनली आई थिंक 34 पेपर्स इन हर एंटायर करियर, बट दोज 34 पेपर्स वर सो गुड दैट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। और आज की डेट में लोगों में क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी का, से लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं, they are neglecting the quality and they are focusing on quantity। even आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में भी देखो, सो आप पर्सन हु इज पब्लिशिंग 50 to 100 पेपर्स इन अ ईयर, सो वो देखने में ही फेक लगता है। सॉरी टू एवरीवन जिनको इस बात का ऑफेंस लगेगा शायद, बट पब्लिशिंग 50 to 100 पेपर्स इन अ ईयर इज समथिंग वेरी बिग, समथिंग kind of unachievable। So ethically I don't think there are a lot of researchers who are doing this। So I would not name any institute or any person specifically, but there are people जिनका core area मान लो कैंसर है, but उनकी publications में कैंसर का एक पेपर होगा, 20 पेपर डायबिटीज़ पे होंगे, 20 उनके किडनी डिजीज पे होंगे, 3 ड्रग डिलीवरी पे होंगे, कुछ एनवायरमेंटल साइंसेस पे होंगे, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर द ऑथरशिप। अच्छा। सो इफ़ यू आर कंडक्टिंग रिसर्च, तो आपका प्राइमरी मोटिव तो अपने फील्ड तक रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोर एरिया है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स। सो अराउंड 95% ऑफ माई पब्लिकेशंस आर अराउंड दैट। जो 5% है उसमें मैं को ऑथर हूँ, बिकॉज समवन आस्क्ड मी टू कंट्रीब्यूट माय एक्सपर्टीज इनटू देयर पेपर। अच्छा। बट अगर मैं अल्जाइमर्स छोड़ के कैंसर के पेपर में फर्स्ट ऑथर हूँ, तो इट्स अ रेड फ्लैग इन इटसेल्फ कि जो इंसान पिछले 15 साल से अल्जाइमर्स पे रिसर्च कर रहा है, वो एकदम से कैंसर पे कहाँ से शिफ्ट हो गया। और अगर कैंसर पे भी पहुँच गया, देन हाउ डायबिटीज, हाउ एनवायरमेंटल साइंसेज, हाउ मटीरियल साइंसेज। लोग आजकल फिजिक्स के पेपर्स में, जूलॉजी के पेपर्स में हर जगह नाम डाल रहे हैं, बिकॉज देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स
वहाँ पे मैसेज आता है कि ये पेपर है इस जर्नल में जा रहा है, सेकंड ऑथर की जगह फर्स्ट ऑथर third कितनी की। पेमेंट, सेकंड कितनी राइट पेमेंट। राइट 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 राइट। सो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है बिकॉज इंस्टीट्यूट्स आर इंसेंटिवाइजिंग देम। अगर आप किसी स्कोपस Q1 या Q2 जर्नल में पेपर पब्लिश करते हो तो बीइंग अ फर्स्ट ऑथर आपको 35 to 40,000 इन नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स, जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन पे यू इन लैक्स। तो अगर किसी को लग रहा है दैट आई विल स्पेंड 30,000 ऑन द ऑथरशिप एंड आई एम गेटिंग 70,000 इंसेंटिव, तो मेरा क्या जा रहा है। So, अच्छा, तो ये मंडीकरण हो चुका है। बिल्कुल, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर के नाम पे, बाजार में बोलियां लग रही हैं, कमोडिटी बन चुकी है मैम ये अब। सो तो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग टू क्रैक दिस, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज होल्ड करती हैं इस चीज़ को, एंड गवर्नमेंट तो इसमें क्या ही इन्वॉल्व होगी। बट नाउ डेज देयर इज अ रिट्रैक्शन वॉच ग्लोबली, जो पेपर्स को एक बार स्टडी करते हैं एंड दे फ्लैग द फॉल्सिफाइड डेटा ऑन पबपीयर। सो पबपीयर इज अ कम्युनिटी। सो मान लो मैंने एक पेपर देखा, आई फील दैट द डेटा इज फैब्रिकेटेड, इट इज फॉल्सिफाइड, इट इज प्लेजराइज्ड, so I will raise my concern over there and the author of the papers they are bound to reply to that कि मेरा data क्या है, या they have to satisfy my query. If I am not satisfied I will flag the paper to the editor of that specific journal. और उसके बाद अगर editor in chief is not satisfied with that, so वो पेपर रिट्रैक्ट कर दिया जाता है। एंड रिट्रैक्शंस इंडिया में बहुत हाई नंबर पे चल रही हैं एज ऑफ नाउ। डॉक्टर आनंद, अभी आपने जो हमें एक सिनेरियो खुला उसको बता दिया, इन एकेडमिक पिम्प्स का इनकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, right? और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें लोग ऐड कर रखे हैं, और उसमें जो लोग ऐड किए हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इवन वाइस चांसलर लेवल तक के लोग जो आगे प्रमोशंस के चक्कर में इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और इनका फर्जीवाड़ा चली जाता है। तो इनके ऊपर सरकार एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती, ये पकड़ में आएंगे कभी, नहीं आएंगे, इस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन? मैम सरकार आई फील एक्शन तब ले सकती है अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो रही हैं जो उनके परव्यू में आती हैं। सो इफ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट इज डूइंग दिस, सो आई डोंट फील दैट गवर्नमेंट हैज़ एनी इंटरफेरेंस इन दैट। राइट, उनको पता ही नहीं चलता, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। मैम इसका बेसिक रूट कॉज यही है दैट द फैकल्टी मेंबर्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स दे आर बीइंग प्रेशर्ड इनटू पब्लिशिंग पेपर्स। So if I am taking 24 hours weekly load, I have a lot of students under me. 24 घंटे का लोड हफ्ते का, यानी रोज के 4 से 6 लेक्चर्स। राइट जी। उसके साथ कोई फैकल्टी लीव पे है, उसके एडजस्टमेंट्स आ गई, क्लरिकल वर्क आ गया, डॉक्यूमेंटेशन, गूगल शीट्स एंड ऑल दैट। टोटल 9 लेक्चर में से 6 लेक्चर लगे हैं, एक बीच में लंच ब्रेक होती होगी। बिल्कुल। और फिर एडजस्टमेंट, फिर स्टूडेंट की क्वेरीज, ग्रीवेंसेस, सो उसके बीच में टाइम ही नहीं मिलता। सो इफ आई हैव टू राइट अ पेपर, मुझे उसके लिए कम से कम 5-6 घंटे एट अ स्ट्रेच चाहिए। राइट। पेपर राइटिंग इज नॉट कि आप आधा घंटा दो फिर नेक्स्ट डे आधा घंटा दो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। यू नीड गुड इनफ टाइम एट अ स्ट्रेच। आपको जोन में जाके उस जोन में जाना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग यू फॉर्म अ कनेक्ट ऑफ द इवेंट्स और द पैराग्राफ्स फॉर दैट मैटर, तो वो नहीं बन पाता। तो उसके कारण लोगों को ये इजी वे आउट लगता है कि चलो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, मेरे नाम पे पेपर आ गया। उस पेपर का इंसेंटिव भी ले लेते हैं और उनके अप्रेजल फॉर्म में ऐड हो जाता है। आप किसी ऐसे एकेडमिक पिम्प को जानते हैं, किसी ने आपको संपर्क किया? बहुत लोग करते हैं मैम। व्हेन यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बट आई एम हैविंग एन एच इंडेक्स ऑफ 11 एंड ऑल ऑर्गेनिक, मेरे सारे पेपर्स खुद के ही हैं। सो अ लॉट ऑफ जर्नल्स दे अप्रोच कि हमारा स्पेशल इशू आ रहा है, आप इतने पेमेंट करो, हम आपका एक वीक में पेपर पब्लिश कर देंगे। सो अगर कोई जर्नल आपको सामने से अप्रोच कर रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट इट इज़ अ प्रेडेटरी जर्नल। और अगर कोई जर्नल आपको बोल रहा है कि हम आपका पेपर 1 वीक में 15 डेज में पब्लिश कर देंगे, तो दैट इज अ प्रेडेटरी जर्नल। अ गुड स्कोपस जर्नल विल पब्लिश योर पेपर इन नोवेयर लेस देन 5 to 6 months, मिनिमम 4 महीने तो। और आजकल के सिनेरियो में 1-1.5 साल भी लग रहा है। राइट राइट राइट। सो वो इशू है, बिकॉज पीपल आर इन अ हरी कि हमें एक साल के 80 पेपर निकालने हैं, 50 निकालने हैं, और इसी के कारण एक गिफ्ट ऑथरशिप्स का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग अ पेपर, सो मैं अपने गाइड का तो नाम डालूंगा, बट मेरे गाइड के अगर फ्रेंड्स हैं आगे, तो मुझे बोला जाएगा कि इनका भी नाम डाल दो। मतलब मेरे गाइड ने ऐसा नहीं बोला था, बट देयर आर पीपल हु से दैट कि उनका भी नाम डाल दो, सो दैट इज गिफ्ट ऑथरशिप। सो जिसने काम किया ही नहीं है उसका भी आप नाम डाल दो, जस्ट बिकॉज देयर पब्लिकेशन काउंट कैन इंक्रीज।
देन देयर आर साइटेशन माफियाज जो बोलते हैं कि हमारे पेपर को आप साइट करो अपने पेपर में सो दैट माई एच इंडेक्स कैन ग्रो। सो ये बहुत चीज़ें चल रही हैं विच इज़ वेरी अनएथिकल। एकेडमिक माफिया चल रहा है, फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा चल रहा है। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसमें एक ना सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, हमारे दर्शकों में जो रिसर्चर्स हैं वो शायद इस चीज़ को समझेंगे, टर्निटिन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। आजकल मतलब आगे तो ये होता था कि उसमें इतने परसेंटेज अगर प्लेजरिज्म है तो आपकी जो थीसिस है वो नहीं मानी जाएगी, Right. आप रिसबमिट करेंगे। लेकिन आजकल उस सॉफ्टवेयर के साथ उसकी रिपोर्ट के साथ भी छेड़खानी की जाती है और गाइड ही करवा देता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम टर्निटिन वैसे इंडिया में हम उसको एज अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लेते हैं, बट दैट इज नॉट अ टेक्निकली प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर दैट ओनली डिटेक्ट्स द टेक्सचुअल सिमिलैरिटी बिटवीन अदर पब्लिश्ड पेपर्स। सो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ भी यूजीसी का नॉर्म है दैट द प्लेजरिज्म और द सिमिलैरिटी फॉर दैट मैटर इट शुड बी लेस देन 10%। जी। सो वो 10% कम करना आज की डेट में इज नॉट अ चैलेंज बिकॉज चैट जीपीटी या जेमिनी उसको रिफ्रेज कर देते हैं, उसको क्लाउड है तो परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो उसको पैराफ्रेज ऐसा कर देते हैं दैट इट डज नॉट रीड सिमिलर टू एनीथिंग, बट उसमें प्रॉब्लम आती है दैट इट इज फ्लैग्ड एज एआई जनरेटेड कंटेंट। सो टर्निटिन एंड आइथेंटिकेट, ड्रिलबिट, ये सर्विसेज अब एआई डिटेक्शन भी ऑफर करती हैं। सो इफ़ यू चेक तो इन सर्विसेज में आप अपना पेपर डालोगे, प्लेजरिज्म आपका चाहे 5-6% आएगा, बट एआई एट टाइम्स 90% से भी ज़्यादा आता है। वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है कि एआई जनरेटेड है, राइट। सो दैट इज देयर। जी सर, अगला सवाल पूछूंगी कि स्कोपस में पेपर डालो, हर रिसर्च करने वाले पे पत्थर जितना उन्होंने ना मतलब एक प्रेशर डाला होता है, पहाड़ जितना, कि तुम्हें स्कोपस में पेपर डालना है, स्कोपस में पेपर डालना। एक स्कोपस है, एक वेब ऑफ साइंस है, थोड़ा सा ज्यादा इसका रेफरेंस हमें दे दीजिए। So ma'am, Scopus and Web of Science are like ISI marks for the commodities या BIS hallmark for the jewelry। आप गोल्ड ले रहे हो तो BIS hallmark नहीं है, तब सोचोगे कि बकवास है ये, it is fake। So similarly papers की एक वैलिडिटी के लिए या उसी क्रेडिबिलिटी के लिए we needed Scopus और Web of Science index। So Scopus is basically a service, an indexing service by Elsevier, and Web of Science is an older service by Clarivate। So ये कुछ जर्नल्स को अपने अंडर इंडेक्स करते हैं विच आर क्रेडिबल, विच आर जेन्युइन। सो अगर आपका पेपर आया है एंड द जर्नल इज स्टिल इंडेक्स्ड इन स्कोपस, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड पेपर। एंड सिमिलरली वेब ऑफ साइंस के लिए है, बट अगर कोई जर्नल अपने स्कोप से बाहर पेपर्स पब्लिश कर रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम में पब्लिश कर रहा है, रिजेक्शन रेट कम है, तो बाय द नेक्स्ट ईयर स्कोपस उसको अपने डेटाबेस से निकाल देता है। सो द जर्नल नो लॉन्गर रिमेन्स इंडेक्स्ड इन स्कोपस। तो ये बेसिकली क्वालिटी हॉलमार्क है। तो मतलब इसको थोड़ा जहन में रख के फिर रिसर्च पेपर बंदे को लिखने पड़ने चाहिए। सर अगला सवाल पूछती हूँ, मैंने थोड़ा होमवर्क किया आपके ऊपर कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस लगाने दुबई, वियतनाम, मलेशिया, अज़रबैजान, अभी रिसेंटली कजाकिस्तान, अल्माटी गए। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की क्या रेलिवेंस है एक अकेडमिशियन के, एक रिसर्चर के करियर बिल्डिंग में, और कितना ज़रूरी रहती हैं ये? मैम जो कॉन्फ्रेंसेज हैं चाहे नेशनल या इंटरनेशनल, दे आर बेसिकली फॉर गुड एकेडमिक नेटवर्किंग। सो जो आपने वर्ड यूज़ किया था एकेडमिक पिम्प्स, वैसे लोग कॉन्फ्रेंसेज में जनरली नहीं आते हैं। राइट। इन कॉन्फ्रेंसेज यू मीट द पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो व्हेन यू मीट देम यू गेट न्यू आइडियाज़, आपका थोड़ा माइंड ओपन होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। लाइक रिसेंटली आई वेंट टू अलमाटी, कजाकिस्तान, देयर आई मेट अ फेलो। He is from Punjab, but he is residing in Kazakhstan since many years, and he is selling Ayurvedic products over there. So the manufacturing is done in India, the validation is done according to their standards, और उसकी sale कजाकिस्तान में हो रही है, and he is selling in good numbers. So I could never think कि आप इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को किसी फॉरेन कंट्री में जाके मार्केट कर सकते हो, मतलब नहीं सोचते जनरली। सो द पर्सन वाज डूइंग दैट, देयर आई मेट a lot of students also। तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ MBBS परस्यू कर रहे हैं। सो व्हेन दे गो देयर दे मीट अ नंबर ऑफ पीपल, उनकी एक थोड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। सो उस डाइवर्सिटी का एक पार्ट हमें भी शेयर करने को मिलता है व्हेन वी मीट देम। सो काफ़ी माइंड ओपनिंग कॉन्फ्रेंसेज रहती हैं ये, एंड दैट इज़ वाई आई जनरली नेवर मिस द चांस टू गो टू सच कॉन्फ्रेंसेज, क्योंकि वहाँ जाके पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यू गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। राइट। मेरे को एक अभी मैं एक वाकया शेयर करूँ, एक मेरी सहेली की कॉल है, विक्रांत घूमी घूमी मूवमेंट है, आप घूमने चले, कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और घूम भी लेंगे। तो आपको कहीं नहीं लगता वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ लोग सिर्फ घूमने के मंतव से ही जाते हैं कि नहीं, कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे नहीं होता?
मैम कॉन्फ्रेंसेज में होता है, देखिए मैंने भी जितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं इंडिया में, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन विशाखापट्टनम, आई वेंट देयर, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम पंजाब। एंड अभी आपने जो बताया कि इंटरनेशनली भी आई हैव बीन ट्रैवलिंग, तो अगर आप स्पेंड करके किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो, यू एंजॉय द कॉन्फ्रेंस, यू डू योर एकेडमिक वर्क, बट उसके बाद आप घूम भी सकते हो। घूम भी सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा ये भी कबूतरबाजी की तरह ही है कि नहीं सिर्फ घूमने भी जाना है। नहीं मैम, अगर आप इतना देखिए पैसा स्पेंड करके, फॉर एग्जांपल मैं गया कजाकिस्तान, तो मैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके तो नहीं आऊंगा, आई विल रोम अराउंड, हाँ आसपास घूम भी लेंगे। बिल्कुल। सो बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस पे जाने का मोटिव ये होता है कि थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है, थोड़ा सेल्फ सर्विंग बनना चाहिए इंसान को आज की डेट में, और अलग अलग लोगों से मिलने का अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एंड व्हेन यू एक्सप्लोर लोकल कल्चर्स, यू एक्सप्लोर पीपल, इट इज एन यू गेट टू एजुकेशन मीट पीपल, तो आपका थोड़ा और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो एक एजुकेशन हो जाती है, आप वेल ट्रैवल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिसर्च एक इंडिविजुअल, एक लर्नर किस एज में शुरू करे? मैम एज का तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, जब भी आपको लगे आप कर सकते हैं। आई हैव सीन इन न्यूज़ चैनल्स या इंस्टाग्राम पे भी, देयर आर स्कूल किड्स हु आर इनोवेटिंग, दे आर मेकिंग सर्टेन इक्विपमेंट, सर्टेन डिवाइसेस, राइट। अभी आप शार्क टैंक देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन देयर, तो एज का तो कोई मैटर ही नहीं रह गया, इट इज ऑल अबाउट अ गुड मेंटोरशिप। So finding good mentors is very hard these days, but if you find one, please stick to them because वो ही आपकी नैया पार करवा सकते हैं। जी जी जी। So that is the final crux that I would like to say. बहुत अपनी गहरी बातें की। मेरे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर अभिनव आनंद, जो रॉयल बारा यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एक यंग रिसर्चर जो इंटरनेशनली बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं, और जिनका नाम बहुत ही जो है इज्जत और सम्मान से लिया जाता है कि इतनी यंग एज में इतना रिसर्च में अपना नाम कमा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ इनसे की गई खरी खरी बातों में इन्होंने काफ़ी खरी बातें बताई और कितना खोटापन चल रहा है रिसर्च में वो भी समझाया। तो इस खरी और खोटी के बीच में आप जो है उम्मीद की किरण पकड़ के रखिए, मेहनत करते रहिए और एक अच्छे रिसर्चर बनिए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। Ma'am, I would like to add something over जी, here. sure. So ma'am, like you said that I'm working at Riyad Bara Professional University होशियारपुर, so it is a growing university. वहाँ पे थैंकफुली हम पे पब्लिकेशंस का उतना प्रेशर नहीं है, जो टारगेट्स हमें मिले हैं दे आर वेरी फेयर एंड दे आर अचीवेबल। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द एकेडमिशियंस हु आर वाचिंग दिस या ऑल द मैनेजमेंट्स दैट आर वाचिंग दिस कि अपने एम्प्लॉयज़ पे इतना प्रेशर मत क्रिएट कीजिए कि उन्हें कोई अनएथिकल या इलीगल मीन से आपका टारगेट अचीव करना पड़े। So please consider their workload, please consider other factors while allocating targets. अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो साल के 10 या 12 पेपर्स लिखे, तो उन्हें वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट और उतना फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल मैसेज और बहुत ही पावरफुल आपने मैसेज दिया। तो तेरी मेरी कहानी में आई डॉक्टर विक्रांत रिहानी साइन ऑफ विद डॉक्टर अभिनव आनंद। थैंक यू।